हेलो एवरीवन, कैसे हो पढ़ले 11th? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे हो एंड हेल्दी हो, अपने घर में ही हो एंड बी सेफ। अपने घर में ही रहिए, घर में पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, बाहर का खाना भी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अभी बी सेफ, बिल्कुल घर में रहिए। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन के केसेस भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप प्रोमो में ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आपकी पहली क्लासेस जो कि संडे को है आपकी जा चुकी है। एंड आज आपकी जो क्लास है वो है फिजिक्स की। तो मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आप मुझे दोस्त मानिए या आप साथी मानिए, कुछ ही मानिए। मैं और आप दोनों मिलके आज आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, प्लस हमारा टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा टर्म 2 का वेरी फर्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर 8 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक चीज हम बात कर लेते हैं। वो चीज है कि आपने टर्म 1 में क्या क्या पढ़ रखा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, फिजिक्स में एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे आपने अगर आज वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है तो उसकी एप्लीकेशंस उसमें यूज होती हैं, किसमें? रोटेशनल मोशन में यूज हो जाएंगी, राइट? तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनमें भी यूज होंगे, है ना? अगर आपको वो चीजें पहले से बहुत अच्छे से होगी, पकड़ होगी, तो आपको इजी वे में समझ आएगा। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आपको पूरी चीजें बताऊंगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। ठीक, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भी आता मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तो उसको बिल्कुल पेन और कॉपी पे लिख लेना। एक पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठिए। मेरी क्लास में नहीं, हर क्लास में बैठिएगा, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बनता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तब आप क्या करोगे? पार्टी करोगे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एंड इसके इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। करेक्ट, सही बात है, इतना तो करेंगे ही ना। ठीक है, चलो आ जाओ, तो हम इसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ सेकंड नेम ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अरे भाई, एनसीईआरटी बोलती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और काफी बच्चे इसको इलास्टिसिटी नाम से भी जानते होंगे, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। ठीक, जब हम इलास्टिसिटी के बारे में देख लेंगे, देन उसको आगे फर्दर स्टडी करने के लिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है, हमको कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, देन हमारा आएगा स्ट्रेन क्या होता है, फिर स्ट्रेन के बाद क्या आता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको भी हम जानेंगे। मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? अभी के लिए आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। अभी के लिए मैंने बता दिया, बट इसको सारी चीजों को हम डिटेल में पूरी तरह से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने जब इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हम क्या कवर करेंगे? जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, प्लस पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल कर लेंगे। देन हम जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने की है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे कि आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही यूज करो, है ना? तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सही है, न्यूमेरिकल ज्यादा करने से क्या होगा? ज्यादा तो आप बुक्स निकाल के कर सकते हो, एक दिन में 10-10, 20-20 कर लो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। उस जैसे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कर देना, और नहीं आया तो मेरे पास आ जाना मैं करा दूंगा आपका क्वेश्चन। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं 3 स्टार कर दूंगा, 3 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा इसको पढ़ने में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर को हम स्ट्रेच कर देंगे तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये लो वायर को स्ट्रेच कर दिया, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, सारी चीजें आगे आने वाली हैं। ठीक, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो बात करेंगे। फिर एट द एंड आ जाएगा हमारा पॉइजन रेशो। ठीक है, कि ये चीज क्या होती है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के हमको 8 टॉपिक्स कवर करने, न्यूमेरिकल्स को हटा दो, टोटल 7 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक, तो मैं आपका साथी, आपका टीचर, आज स्टार्ट करने जाते हैं अपनी नई जर्नी, टर्म 2 की जर्नी। पहला चैप्टर एंड पहला लेक्चर, बिल्कुल जोश में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरे टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, डन है? हाँ, एक चीज और जान लो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला था कि टर्म 1 की कुछ चीजें जरूरी हैं जिसकी वजह से आपका चैप्टर ईजी हो जाएगा। देखो, यहाँ जैसे आप एनर्जी स्टोर जब पढ़ोगे ना, अभी के लिए आप केवल नॉलेज में रख लो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब आप एनर्जी स्टोर पढ़ोगे ना,
तो न्यूमेरिकल आप डेरिवेशन कर लोगे, आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट याद होता, वो क्या होता था, एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, ये डिस्प्लेसमेंट होता था, ये एनर्जी किसकी होती थी, स्प्रिंग की होती थी। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है और आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, यहां से आप 1 सेकंड चुटकी में आंसर निकालोगे, चुटकी में आंसर निकालोगे। आया है ना। इवन अगर आप अभी हम इलास्टिसिटी को समझेंगे तो यहां पर भी एक चीज आएगी, क्या आएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, है ना, यहाँ पे लिख दिया। ऐसी अनस्टेबल भी होता है ना, अनस्टेबल। तो ये सारी चीजें क्या है, ये वर्क पावर एनर्जी में आता है बच्चों। वर्क पावर एनर्जी में जब आप पढ़ा होगा तो आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपको मिला होगा, तो इन चीजों की इसमें यूज होगा। ठीक, नहीं भी आता है तो आप, हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, पहले ही बोल दिया आपको, है ना। चिल है, अपन लोग क्या साथ दोस्त हैं यार, सब करते हुए चलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है टीचर है डर गए नहीं बताएंगे। दोस्त से क्या बोलते हो, अरे भाई समझाना यार, नहीं आया मेरे को समझ में, समझा तू मेरे को, एक बार नहीं था तू समझा, उसको उल्टा मार दोगे, फिर भी कहोगे समझा तू, वो बेचारा समझाता रहता। लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं करेंगे, एक बार में समझाएंगे, पूरा समझ आना चाहिए। समझ आया, ठीक है। चलो अपन ने इतना डिटेल में देख लिया क्या क्या करना है। अब हम आते हैं सबसे पहली फर्स्ट टॉपिक, जो कि इलास्टिसिटी। भाई ये तो चैप्टर ही है ना। एक चीज और, चार, जैसे मानो 4 टॉपिक्स हैं, तो ऐसा नहीं है हर टॉपिक को 10-10 20-20 मिनट देना है, नहीं। जो टॉपिक ज्यादा टाइम मांगता है उसको ज्यादा देंगे। क्यों, अगर मान लो इलास्टिसिटी को मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो आपका इलास्टिसिटी पूरा एक अच्छे वे में आपको समझ आएगा। अब इसकी मदद से मैं आपको आगे का समझाऊंगा, क्या पता वो टॉपिक्स आपको 10 मिनट या 15 मिनट की जगह 5 या 2 मिनट में समझ आ जाए। आ रहा है समझ में। तो इसलिए ऐसा मत फील करना कि कोई टॉपिक ज्यादा लंबा खिंच रहा है, नहीं। आप ये मानिए जैसे आप या पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो, 3 घंटे के पेपर के लिए करते हो, है ना। साल भर पढ़ोगे, फिर 3 घंटे का पेपर दे के आओगे, या 2 घंटे का होता है हमारा सीबीएसई का पेपर, तो उसमें आप क्या करोगे, पूरी साल भर की मेहनत लगा दो। सेम ऐसे ही होता है बच्चों, अगर मान लो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, मान लो इसमें टाइम ज्यादा लग गया, तो ऐसा नहीं है वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आगे आपको मदद करेगी इसकी चीजें। अगर ये क्लियर होंगी, आगे झटा झट तड़ातड़ आराम से आंसर आते चले जाएंगे, दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी सुनो आराम से बैठ के। जैसे हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं, टर्म 1 में रोटेशन का लास्ट चैप्टर है, और ये आखिरी में खत्म हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। और बेसिक चीज है यार, रोटेशन में आपने देख रखा होगा, जैसे हम रिजिड बॉडी की बात करते थे। रिजिड बॉडी कैसी होती थी, जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होता था। तो मान लीजिए अगर मैंने एक ब्लॉक ले रखा है ना, या एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है, उसको मैंने सरफेस पे रख रखा है, और ये क्या है, ये एक सरफेस है, और अगर मैं इसको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, जो कि होती है F, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताओ। अगर ये रिजिड बॉडी है, हम वहां पे रोटेशन में रिजिड बॉडी पढ़ते थे, तो क्या पता लगता था हमें कि अगर कोई रिजिड बॉडी होती है तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेप और साइज, साइज क्या होगा, नॉट चेंजेबल। ये हमने रोटेशन में देखा था, नॉट चेंजेबल। तभी तो भाई यहाँ पे अगर एक फोर्स लगेगा टेंजेंशियली, तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा यार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, सही बात है। लेकिन क्या बच्चों ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, नहीं है। कैसे नहीं है, मानो एक बस आ रही है और एक कार खड़ी हुई है, उसने उसमें टक्कर मारी, क्या होगा, अच्छा उड़ जाएगी, नहीं उड़ेगी, हाँ मान लिया ज्यादा स्पीड है तो उड़ जाएगी कार, ठीक है। उड़ाना नहीं है, मान लो इतनी पड़ी कि थोड़ी आगे खिसक गई, लेकिन इतनी जोर से पड़ी कि उसका अंजर पंजर बिगड़ गया। मतलब मान लो एक कार खड़ी हुई है, बस ने टक्कर मार दी, तो क्या होगा, मान लो पीछे का स्ट्रक्चर बदल गया, बदल जाता है, आपने इतनी न्यूज वगैरह देखी होंगी, हर जगह देख रखा होगा, चेंज हो जाता है। तो क्या वो सॉलिड नहीं थी, बिल्कुल सॉलिड थी, सही, लेकिन क्या हुआ, चेंज हो गया, शेप हो गया। तो इसका मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि रिजिड बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए स्प्रिंग है हमारे पास, ये मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये हमारी नॉर्मल स्प्रिंग, ठीक। अगर मैं स्प्रिंग को दबा दूं या इसको खींच दूं, तो ये स्प्रिंग भी तो एक सॉलिड ही है ना। रिजिड बॉडी सॉलिड कुछ भी बोल लो, है ना, सॉलिड ही है ना। तो अगर मैं इसको खींच दूं स्प्रिंग को, तो क्या होगा, ये नॉर्मल पोजीशन पे खींच दिया तो ये आ गया, और अगर नॉर्मल पोजीशन से मैं इसको दबा दूं तो ये कम हो जाएगी, इसकी लेंथ, इसकी ज्यादा हो रही है ना। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक सॉलिड है जिसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात। तो ठीक है, हमें क्या पता लगा कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में चेंजेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज देखो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है,
और मैंने उस स्प्रिंग का क्या किया, दोनों हाथों से पकड़ के उसको फोर्स लगाया। ऐसे एक स्प्रिंग थी और मैंने ऐसे पकड़ के उसको तान दिया, ठीक है। मान लो इधर से एफ फोर्स, इधर से एफ फोर्स लगाया, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा के उसको खींच दिया। तो मान लो अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगा दूं ऐसे, यहां पर आप देखिए जल्दी से, एक फोर्स यहां लगाया मैंने, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग खिंच जाएगी। मान लो इतनी लेंथ बढ़ गई उसकी। अब मान लो स्प्रिंग को मैंने यहां से पकड़ा और ऐसे खींच दिया, और जब तक फोर्स लगाया और मैं इसको यहां छोड़ दूं ऐसे, एकदम से इसको यहां लेके के आया और छोड़ दिया, तो क्या होगा मुझे बताओ। अरे स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस आ जाती है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों। यहां में एक स्प्रिंग है, उसको मैं दबा दूं, उसको छोड़ दूं, क्या होगा, ट्विंग एकदम से करके आ जाएगी अपनी पोजीशन पे वापस, है ना। तो हमने क्या नोटिस किया कि चलो तुम सॉलिड हो, एक सॉलिड है, तो हम जब भी उसका शेप और साइज चेंज करने की कोशिश करते हैं तो अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, अपने शेप और साइज या उसकी पोजीशन बोल लो, इनिशियल पोजीशन जो भी थी, या मॉलिक्यूल्स की लोकेशन, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, या कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कॉन्फ़िगरेशन बेटर वर्ड है, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है। तो सॉलिड्स की ऐसी टेंडेंसी, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, है ना, इसको आज से हम इसको ना डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसमें समझाने की जरूरत है कि बिल्कुल समझ आ गया, हाँ बिल्कुल समझ आ गया। अरे डिफॉर्मिंग क्यों, पहले रोटेशन में था तो फोर्स लगाते थे तो घूम जाता था, अब उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ये फोर्स कर क्या रही है, उसका शेप ही तो चेंज कर रही है, मतलब उसका एक फॉर्म है, उसके फॉर्म को चेंज कर रही है, मतलब उसको फॉर्म से बिगाड़ रही है, डिफॉर्म कर रही है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। सिंपल, समझ आया। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो स्प्रिंग पे अगर एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, इस फोर्स को मैं डिफॉर्म ही कर रहा हूँ, मतलब सॉलिड को बदल रहा हूँ, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक फोर्स लगाया, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक टेंडेंसी देखी, कौन सी टेंडेंसी, कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आना चाहता है। ये हमने सॉलिड्स के अंदर प्रॉपर्टी देखी। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे सर, इसको बोलेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी और सॉलिड, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड, है ना, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करोगे तो पोजीशन, शेप, साइज, है ना, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन सब आ जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन यूज करो। तो द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कब, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। आया समझ, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव। अरे भाई अगर स्प्रिंग को खींच दिया, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आएगी, नहीं आएगी। तो जब छोड़ूंगा तभी तो आएगी, तभी तो लाइन यूज किया। अब देखो डेफिनेशन पे आओ, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, वो देखो, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ये बेटर वर्ड है। कब, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, ध्यान रखना, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, तब जाके उसकी ऐसी टेंडेंसी है कि अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहती है। चलो सर, हमने इलास्टिसिटी तो पढ़ लिया, कितना सिंपल था, है ना। एक फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, अगर मैं रबर और स्टील की बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मेरे को कोई बताएगा मोर इलास्टिक कौन होगा, ये क्वेश्चन है, मेरे को ही बताना पड़ेगा। आप क्यों बताओगे, है ना, टीचर तो मैं हूं, है ना। मैंने कमेंट सेक्शन भर दोगे, सर हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं, आप ही बताओगे, आप ही बताओ, हम क्यों बताएं, हम तो पढ़ने बैठे हैं, बताने थोड़ी बैठे हैं, इसीलिए तो पढ़ने पे आए हैं, पढ़ने के लिए, है ना। 11th क्लास में आ गए फिर भी हम सर से ही सब पूछेंगे, चलो ठीक है। तो देखो, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, डेफिनेशन पढ़ेंगे उसी से बताएंगे आंसर। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। आप एक बात बताइए, अगर स्टील है और रबड़ है, अगर आप दोनों को दबाओगे, मतलब एक मान लो रबड़ है मेरे हाथ में और एक तरफ स्टील है, ठीक है, इसको भी मैंने दबाया, इसको भी दबाया, तो जब छोड़ दोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब फोर्स को रिमूव कर दिया, जिससे दबाया है उसको छोड़ दिया एकदम, तो कौन सबसे जल्दी आता है, रबड़ ही आती है ना। अगर आप इसको दबा दोगे स्टील को ज्यादा, तो क्या स्टील आएगी वापस, नहीं आती ना, रबड़ वापस आ जाती है। तो अपन को तो आंसर क्या दिख रहा है, रबड़ लग रहा है, सर आंसर तो इसका रबड़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, आंसर इसका स्टील होता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका अगर आंसर देखना है तो आंसर यहां लिखोगे आप, आंसर इज स्टील। यहां पे एक चीज ऐड करो,
जल्दी से, जो कि मैंने नहीं बताई और आप लोगों ने भी नोटिस नहीं करी, जबकि कुछ बच्चे पढ़ के बैठे हुए हैं इस चीज को, है ना। अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। पढ़ो अब डेफिनेशन वापस। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। बहुत जरूरी पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, कितनी सिंपल सी चीज पूछूंगा। मान लो मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, मान लीजिए पेपर है, ठीक है। अब आप मानिए इसको पेपर नहीं है, ये मेरे पास स्टील की ऐसी प्लेट है, ठीक है, स्टील की ऐसी प्लेट है, जैसे पेपर का साइज है इतनी पतली स्टील की प्लेट है, और इसको मैंने नीचे से पकड़ रखा है या मैंने हिंज कर दिया है कहीं से, ठीक है, ऐसे टाइट। और ऐसा ही एक पेपर मेरे पास और है रबड़ का, ठीक है, सेम, और ऐसा एक स्टील का है मेरे पास, ठीक। अगर आप मैं इसको ऐसे मोड़ूं और छोड़ दूं, और ऐसे ही मैं रबड़ को मोड़ूं और छोड़ दूं, तो पता है सबसे पहले पोजीशन पे कौन आ जाएगा? स्टील आएगी, सबसे पहले स्टील आएगी। अब एक चीज बताओ, अब मैं इसको ज्यादा ही मोड़ दूं, मैंने पेपर पकड़ रखा है, अगर मैं इसको ज्यादा मोड़ दूं, ज्यादा मोड़ना मतलब समझ रहे हो, मतलब इसको मैं इतना तो मोड़ रहा हूं तो आ रही है वापस, मैं इसको ज्यादा मोड़ दूंगा तो भाई वो तो टेढ़ी हो गई ना यार। अब इतना क्यों उस पर फोर्स लगा रहे हो, टेढ़ी हो जाएगी ना, तो वापस आएगी नहीं आएगी। इसी को तो इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अगर आप स्टील की लिमिट के अंदर की बात करोगे कि भाई उसकी लिमिट है कि वहां टेढ़ी हो जाएगी, अगर उससे पहले तक की फोर्स की आप बात करोगे और उतनी फोर्स रबड़ पे लगाओगे, तो सबसे पहले स्टील अपनी जगह पे वापस आएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे आंसर स्टील। कभी भी इस चीज को देख के मत आंसर बोलना कि रबड़ है जल्दी आ जाती है अपनी पोजीशन, नहीं। अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट की बात करोगे ना, एक लिमिट की बात करोगे तो स्टील सबसे जल्दी आता है। आया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे डांट नहीं रहा हूं यार, देखो ना यार, प्यार से समझा दिया तुम लोगों को, फिर भी सर डांट रहे हो। नहीं डांटा मैंने तुम्हें। चलो, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी होती है अपने शेप और साइज में वापस आने की। करेक्ट है, ठीक है। आप में से काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसे ऑब्जेक्ट्स शो क्यों करते हैं, ऐसी टेंडेंसी ऑब्जेक्ट शो क्यों करते हैं, हमें ये बताओ। ठीक है भाई, वो भी जानना जरूरी है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो आप अपन ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसको जानने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। क्यों? सॉलिड में होता क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके बारे में अपन जानेंगे, तब अपन बता पाएंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, है ना। भाई जिसकी बात करोगे उसी में तो चढ़ोगे। अरे एक बात बताओ यार, रिलेटिव मोशन की बात करते हो, अगर आप जमीन पे बैठे हो, लिफ्ट चल रही होती थी, तो आप क्या बोलते थे कि अगर उसके मोशन की बात करनी तो मैं लिफ्ट पे जाके बैठ जाऊंगा, आंसर आ जाता था। अब तुम सॉलिड की बात कर रहे हो कि ऐसी वो प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, घुस जाओ ना उसके अंदर यार। मैं भी तो घुस गया, देखो मॉलिक्यूल्स पर पहुंच गया, है ना। तो आओ अपन समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपको ये चीज दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। और जो स्प्रिंग दिख रही है ना, मैंने स्प्रिंग, स्प्रिंग के शेप में मैंने इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शो किया है। समझ आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शो किया है, और इनकी बीच की डिस्टेंस को मैंने आर नॉट बोल दिया है। ठीक है, मतलब ये दो डिस्टेंसेस हैं, एक डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, उसको मैंने आर नॉट बोल दिया है, ठीक है। अब बच्चों, आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक पढ़ रखा होगा ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच का ग्राफ। वो कैसा आता है भला? चलो देख लेते हैं अपन, कौन सी बड़ी बात है। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। इसको हम आज देखने वाले हैं। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, जैसा बना हुआ है हमारे स्क्रीन पर, ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। किसका? पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ग्राफ ऐसा कुछ आता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे आपको इनिशियल एनर्जी वो दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है? अरे दिख रही होगी इतनी, तो ये देखो, ये देखो इस पॉइंट पे इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर नॉट। अब मैं ये भी बताऊंगा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये आर नॉट डिस्टेंस पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। इतना अभी के लिए आप जान लीजिए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर नॉट है, ठीक। अब ये ग्राफ आता क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। अब आ जाइए फ्लैशबैक में, वर्क पावर एनर्जी पे आ जाइए तुरंत। वर्क पावर एनर्जी मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया था, एक कॉन्सेप्ट होता है
स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ रखा होगा। वर्क पावर एनर्जी में जब आपने ये पढ़ा था तो वहां पर क्या बोलते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है किसी भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल, किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इसका मतलब होता है कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी तो हम क्या बोल देते थे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए अनस्टेबल, वो भी मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन अभी के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की जानकारी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा क्यों होता था, इसको भी जान लीजिए। 2 सेकंड लगेगा, आइए जल्दी से देख लेते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास एक कटोरी है, ठीक है, कटोरी, ये रही मेरी कटोरी, ठीक। और इस कटोरी के अंदर क्या रखा हुआ है, इस कटोरी के अंदर रखी हुई है एक आंटी, अरे आंटी नहीं, आंटी, अरे आंटी नहीं है, आंटी है, आंटी मतलब अरे अंटा, ऐसे करके खेलते थे बचपन में, कभी तो खेला होगा, सबने खेल रखा है, बताएगा कोई नहीं, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे छोड़ो भाई, आंटी नहीं बिठाल देना, अरे भाई सुनो, छोड़ो, सब निकालो दिमाग से, भाई क्या बच्चे हो यार, सुनो। इसमें क्या करोगे आप, बॉल डाल दो, छोड़ दो, सारी चीजें भूल जाओ, नहीं तो बोलोगे सर आंटी को डाल रहे थे कटोरी के अंदर और पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना। चलो, तो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, तो एक कटोरी के अंदर हमने एक बॉल डाल रखा है, छोटी बॉल है, ठीक, छोटी सी बॉल है। अगर अभी इस बॉल को देखा जाए तो कहीं जा रही है, नहीं जा रही, और रुकी रहेगी, मतलब ये बॉल स्टेबल है अभी। अगर मैं इस बॉल को ऊपर ले जाके यहाँ लाके छोड़ दूं, तो क्या ये बॉल ऊपर रखी रह जाएगी, क्या रुकी रह जाएगी, नहीं रुकेगी, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। सर ये ऐसे आएगी और ऊपर तक आएगी, फिर ऐसे 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 और वापस अपनी जगह पे, सही बात है, वापस यहाँ आ जाएगी। अरे इस बॉल को मैं अगर यहाँ लाके भी छोड़ दूं तो भी क्या होगा, क्या होगा, वो भी सर ऐसे 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 करके अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, बॉल अपनी जगह पे रखी हुई है, मैं उसको हमेशा हिलाता हूँ वो उधर ही आ जाए, हमेशा हिलाता हूँ अपनी जगह। अरे भाई वो स्टेबल है, वो ऑलरेडी स्टेबल्ड है, तुम उसको क्यों हिला रहे हो, जहां पर वो स्टेबल है क्या वहीं वापस आना चाहेगा कि नहीं, मुझे बताओ। अरे भाई नहीं आई समझ में, तो एक एग्जांपल और सुनो। मानो मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, एक चेयर ली मैंने और यहाँ बैठ गया आराम से, मेरा दोस्त आया कहता चल बाइक से चलेंगे, अपन घूमने चलेंगे, तेज बाइक चलाऊंगा मैं। अब मैं बैठा हुआ चेयर पे, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। वो कहेगा अरे यार चले यार, तो मैं कहा नहीं है मेरा मन। अब उसने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और खींचा, हाथ पकड़ा और खींचा, तो भाई अब हाथ पकड़ेगा एकदम खींचेगा तो मैं कुर्सी के ऊपर बैठे थोड़ी रह जाऊंगा, मैं एकदम से टेढ़ा हो गया। चलो ठीक है टेढ़ा हो गया, अब वो खींच रहा तो मैं क्या करूँ, मान लो 10 न्यूटन से खींच रहा है, मैं भी उसको 10 न्यूटन से खींचने लगूंगा, नहीं मेरे को नहीं जाना है। वो कहेगा आ, तो मैं थोड़ा और खींचूंगा, उसने 12 से खींचा, मैं 12 से खींच रहा हूँ। अब एक टाइम आएगा मेरे को नहीं जाना है, मैं खुश हूं अपनी सीट पर, ठीक है, मेरे को नहीं जाना है भाई, मैं खुश हूं। एक टाइम आएगा वो छोड़ देगा, छोड़ दिया, तो अब इस टाइम क्या होगा, अरे फोर्स है आपके पास, कौन सी फोर्स है भाई, रीस्टोर कर रहे हो ना अपने आप को, वापस अपनी जगह पे ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, लाना चाहते हो अपनी जगह पे, आप खुश हो। तो जैसे ही वो छोड़ देगा तो क्या करोगे, तुरंत जो 12 न्यूटन वो लगा रहा था उसने तो छोड़ दी। अब आपके अंदर जो फोर्स आ गई ना 12 न्यूटन, जो आप उसको रोकने के लिए लगा रहे थे, तुरंत आप अपनी सीट पर धमाके से गिरोगे तुरंत, और अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाओगे। समझ आया, क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, बड़ा प्यार से समझाया, आ जाओ समझ लो। तो क्या ये अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब यहां से आपको क्या पता लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। देखो अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल है। और मान लो अगर आप इसको, स्टेबल है यहाँ पर मानो ये स्टेबल है, और आप इसको इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, तो वो कटोरी वाला सीन क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा, तो क्या करेगा वो, अपनी जगह पे वापस आना चाहेगा। आ गया, फील आ गया, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या था, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस r0 है, और इनके बीच का एक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का ग्राफ था मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा चल नीचे खिसक, चल नीचे खिसक, तो मैंने इसको एक फोर्स लगाया कोने से पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया, ठीक है। मान लो एफ एक्सटर्नल है, कुछ भी मान लो, तो स्प्रिंग
तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कहेंगे, जैसे तुम इसको डिस्प्लेस करोगे तो आपको एक चीज दिख रही है क्या, जी ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जी, स्प्रिंग तनेगी नहीं, ऐसे हो जाएगी ना। इन दोनों की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है मैं उनको स्प्रिंग की तरह से दिखा रहा हूं, समझ आ रहा है। तो ऐसा मत बोलना स्प्रिंग है, नहीं ऐसा ही वो बिहेव करती है इसलिए मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे इलोंगेट हो जाएगी सर। ये वाली भी ऐसे हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली कभी नीचे आ जाएगी, तो ये भी ऐसे कुछ हो जाएगी। अब आपको एक चीज दिख रही है, अब ये मॉलिक्यूल उसके यहां आ गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। डिस्टेंस चेंज हुई, हाँ सर बिल्कुल हो गई। कितनी हो गई, मान लो कुछ आर हो गई, और जो कि ज्यादा होगी किससे, आर नॉट से। अरे भाई आर नॉट तो यही है, तो ये ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी। तो आपने क्या किया, कुल मिला के आपने क्या किया ये बताओ, आपने इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया, आर नॉट बढ़ा दिया। अब मान लो ये आर नॉट है और यहाँ पर कुछ आर होगा मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आर होगा कुछ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है, क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, नहीं है सर, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आ रही है। तो क्या ये यहाँ पे स्टेबल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मिनिमम पे होता है। तो अब ये स्प्रिंग या ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, या दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है, अब ये लगाएंगे एक रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स से ही आप समझ जाइए, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स होता है एक रीस्टोरिंग, कोई डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को रिस्टोर करने की, और क्यों कर रहा है इसका रीजन है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो चाहता है, तभी वो स्टेबल होगा। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये तो बाहर की बात हो गई, तब उसने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, कैसे लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में, जल्दी देखो इधर, ऐसे एफ आर, आया समझ, ठीक है। तो ये तो रिस्टोरिंग फोर्स कब लगाया, जब मैंने बाहर की तरफ खींचा। अब आप ये भी तो बोल सकते हो सर इसकी डिस्टेंस कम कर दो, अरे करो, डिस्टेंस कम करोगे तो भी क्या कर रहे हो बताओ। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम किया, मान लो यहाँ पे अपन ने यहाँ देखा कहीं, ये मान लो कैपिटल आर मान लो, ठीक है, जो कि कैपिटल आर हमारा छोटा है आर डैश से, ठीक। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखो, अरे क्या, अरे सर यहाँ भी ज्यादा आ रही है, यहाँ भी ज्यादा आ रही है, अरे तो आने दो ना, तब भी तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, तब भी वो वापस आएगा ना। यहाँ भी ज्यादा आ रही है, मतलब अगर मैं इसको फोर्स अंदर की तरफ लगाया, ऐसे अंदर की तरफ लगाया, तो मेरे को जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम करी मैंने, तो वो वापस फोर्स लगाएंगे, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स, अपनी जगह पे वापस आने के लिए। बोलो समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ। अभी तक हमें पता था कि इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स के अंदर कि वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा करता क्यों है, क्लियर हो गया पूरा, है ना, क्लियर हो गया। अपन एक सॉलिड है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जब अपन फोर्स लगाते हैं या उसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस को चेंज करते हैं। सिंपल, मैं भी तो एक मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं, और जैसा कि हमने ग्राफ में पढ़ रखा है, इनिशियल मतलब ऊपर जाएगा तो अपनी कटोरी वाला एग्जांपल, अंटी वाला नहीं, बॉल वाला एग्जांपल, ठीक है। तो मिनिमम पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अब आप बढ़ाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कम करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। और रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगाएगा, अगर आप बाहर खींचोगे तो अंदर की तरफ, और अंदर ढकेलोगे तो बाहर की तरफ। आ गया समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, बिना देर किए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अपन लोग, चलो। अब बच्चों ये तो बात रही अपनी इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन इलास्टिसिटी का मीनिंग कंप्लीट हुआ है कि इलास्टिसिटी होती क्या है। अब इसको आगे पढ़ने के लिए सब बच्चों को लग रहा होगा खत्म इलास्टिसिटी, अरे स्टार्ट हुआ है यार, ये तो मीनिंग जाना है अभी हमने, समझे। अब बात करेंगे अपन स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी तभी हम इलास्टिसिटी को अच्छे से एलैबोरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, आपको कुछ ना कुछ हिट करेगा दिमाग पे। हालांकि आप सोच रहे होगे कि स्ट्रेस, हाँ अपन स्ट्रेस को देखो फील कर सकते हैं, डेली लाइफ में अपन स्ट्रेस वर्ड का यूज करते हैं, भाई आज लड़ाई हो गई, स्ट्रेस है मेरे को, है ना, मम्मी ने डांट दिया मत बात करो दिमाग खराब है ना, मेरी मैगी गिर गई, अरे छोड़ो यार, सारी चीज के स्ट्रेस होते हैं, इधर ध्यान देते हैं। तो उससे ही मैं एक बार को रिलेट करके आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये जान लो, पहले डेफिनेशन पढ़ो, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे रिस्टोरिंग फोर्स से कुछ याद आ रहा है, नहीं आया जल्दी पीछे आओ। ये रही रिस्टोरिंग फोर्स, ये कब लगती थी, जब अपन उसको खींचना चाहे, खींचते थे तो क्यों लगती थी, वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहता है। आ गया, रिकैप आया, ऐसे ही आना चाहिए। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब पर यूनिट क्यों यूज हुआ और एरिया कहां से आया, तो अपन ये जानेंगे। सबसे पहले यहां देखो, ये मेरे सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम में क्या है, ये एक हमारी सिलेंडर है,
और इसको मैंने हिंज कर रखा है ऐसे, ठीक है। अरे हिंज तो जानती होगे ना, हिंज कर रखा है लो, मतलब एक साइड से ये कहीं मूव नहीं करेगा, हिंज्ड। अब ये सिलेंडर है, मैंने क्या किया, सिलेंडर पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये रहा एफ एक्सटर्नल। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ना, सॉलिड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अपने शेप और साइज को चेंज नहीं होने देना चाहता, यही पढ़ा था। तो मतलब वो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, वो जाना नहीं चाहता। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो अपोजिशन में एक फोर्स लगाया, कितना लगाएगा, एफ रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग तो करना चाह रहा है, एफ रिस्टोरिंग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं फोर्स लगा रहा होगा एफ रिस्टोरिंग, देख लो एक बार और बता देता हूँ, ये रहा हमारा एफ रिस्टोरिंग। मतलब मान लो यहाँ कहीं स्ट्रेस आ रहा होगा या एक फोर्स लग रहा होगा, एफ रिस्टोरिंग, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, ठीक है। अब एक चीज मुझे यहाँ पर बताओ, फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, ठीक है। अब आप फील कर सकते हो उसको, रियल लाइफ से फील कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, जल्दी से बताओ, जैसे मैंने ये बोला कि लड़ाई हो गई, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई एंड आप घर पहुंचे तो मम्मी आपसे क्या बोलती, क्या हो गया, तो आप क्या बोलते हैं, मेरे से बात मत करो, मेरा मूड खराब है, दिमाग खराब है। क्यों खराब है, दिमाग खराब है, तनाव हो रहा है, आ गया वर्ड तनाव। इससे अपन इसको कंपेयर करें, तनाव, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है। अरे इसको भी तो तनाव होगा यार, कोई फोर्स खींच रहा है उसको बाहर, ये रहा एफ एक्सटर्नल, इसको खींच रहा है बाहर, ये रहा। तो ये क्या करेगा, मत खींच, मैं अपनी जगह पे ठीक हूं, मत खींच बोलेगा ना, तो इसको क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपनी पोजीशन पर रहने के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे ये रॉड है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है हमारी, ये क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब समझ गए, स्टेबल मतलब कहीं जा नहीं रही है क्योंकि हिंज है, ठीक। और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो यहां से आप क्या बोलते हो, जब नेट फोर्स जीरो है तो एफ आर को क्या मैं एक्स एक्सटर्नल के इक्वल बोल दूं, एफ एक्सटर्नल, सही है। क्या आपको समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एफ एक्सटर्नल, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम में देखो, और स्टेबल है तो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब स्ट्रेस को अपन लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये 99 या आप 95% मान लो, जब आप केसेस में क्वेश्चंस करोगे तो 95% ये एक्सटर्नल फोर्स की इक्वली होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन कुछ परसेंटेज क्वेश्चन में ये एफ एक्सटर्नल नहीं होता है, एफ आर एफ एक्सटर्नल की इक्वेशन इक्वल नहीं होता है, उस केस में हमेशा एफ आर लगेगा। तो आपको हमेशा याद कर रखना है एफ आर। और होता क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। बोलो क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब एरिया कौन सा लेना है ये भी ध्यान रखो, अरे जिस एरिया में फोर्स लग रही है उसको लेना है। इस एरिया में फोर्स लग रही है, अगर इसका रेडियस आर होता तो पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ आया, आया समझ में। तो स्ट्रेस हमको फील हो गया क्या होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या चीज देखेंगे, इसके भी 3 पार्ट है भाई, स्ट्रेस किस किस टाइप से लगता है वो भी तो देखना है। चलो देख लेते हैं कैसे कैसे लगता है, आ जाइए। अब हमारे 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, देन आएगा हमारा शियरिंग स्ट्रेस, और एक या उसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाम से समझ आ रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, है ना, और वॉल्यूम स्ट्रेस। 3 टाइप के हमारे स्ट्रेस होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देखिए, मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसको मैंने ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स एफ, दोनों साइड से लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहेगा, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा कहाँ, अंदर की तरफ, एफ आर। और सेम इस डायरेक्शन में भी करेगा, तू बाहर खींचना चाह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तो एफ आर लगाएगा, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा या एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन होगा ना। इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक। याद करने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, उसका नाम है। जब आप इलोंगेट करते हो, है ना, लेंथ के अलोंग इलोंगेशन हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो टेंसाइल आता है। एंड इसी को अगर, इसी सिलेंडर को अगर मैं अंदर की तरफ फोर्स लगा दूं ऐसे एफ, ये रहा सिलेंडर, इस पे एफ, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहेगा, तू मेरे मॉलिक्यूल्स को पास ला रहा है, फील किया करो, फील, पास ला रहा है, तो क्या करेगा वो, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्या, एफ आर।
सेम इस तरफ बात होगी, वो क्या कहेगा, ले भाई एफ आर हम भी लगाएंगे बाहर की तरफ। समझ आया? और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। भाई कंप्रेसिव तो हो रहा है, तो कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। पूरा ध्यान देंगे हम लोग, पूरा ध्यान देंगे क्लास में, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स चूक हो जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो सिग्मा क्या आएगा हमारा, एफ आर अपॉन ए। भाई इसमें क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना बच्चों। क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर ही तो लग रही है। अरे एक मटेरियल है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या लग रहा है, एफ आर, एफ आर, एफ आर, रिस्टोरिंग फोर्स पूरे मटेरियल में सेम आ गया। समझ आया? तो एफ आर अपॉन ए। कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको बोलते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके लिए भी सेम सिग्मा आएगा, एफ आर अपॉन ए। बोलो सही है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, एफ आर अपॉन ए। अरे प्रेशर नहीं है ये, प्रेशर नहीं है ये, प्रेशर एक कंडीशन में होगा, वो देखो लास्ट वाला दिख रहा है, इसमें प्रेशर आएगा, इसको हम प्रेशर की इक्वल बोल सकते हैं। समझ आया? तो कैसे होगा, क्या होगा, वो भी अभी आ जाएगा। अब एक होता है शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आओ देख लेते हैं अभी हम लोग। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ बॉटम पे हिंज कर रखा है, ठीक है। अब जैसा कि हमारा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो मैंने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाई, ये रही एफ। अब बताइए क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाइए ना, एक फोर्स लगी है ना, तो इस पे भी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है बच्चों, इस एरिया पे, ये मत ले लेना, इस एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगी, सिग्मा को क्या बोलोगे आप, तुरंत बोल दो यहाँ पे, सिग्मा लो, सिग्मा इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए। क्या आपको एरिया समझ आ रहा है, कौन सा एरिया लेंगे, क्या आपको एरिया समझ आया, कौन सा एरिया लेंगे, जल्दी से बताइए। अरे इतना क्या सोच रहे हो, ये बनाया तो यही तो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, मत सोचो ज्यादा। समझ आया? चलो ठीक है। अब हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है सर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में हमने माना है कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, जिसके अंदर एयर भरी हुई है, बलून है, कुछ भी मान लो, और इसको हमने पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लिक्विड, अरे बनाना पड़ेगा, इमेजिन नहीं हो रहा, ओ भाई बनाना पड़ेगा सर, आप पानी नहीं बनाते, आप ऐसे सर हो, अरे यार ऐसा मत कीजिए, लो भाई बना देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ये लो, तुम लोग टेंशन मत लो बस, तुम बोलो पानी में नहा के पढ़ाओ सर, पानी में नहा के पढ़ाएंगे, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाओ, 5 बजे उठ के पढ़ा देंगे यार नहाते नहाते पढ़ाओ तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे, है ना। तो अब आपके रातों पर पानी फिर जाएगा, आइए पढ़ाई पे वापस आइए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, क्या देखना है, देखो क्या, ये पानी के अंदर आपको एक बॉल फील हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इजीली हो रही है ना। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, तो ये पानी इस पे क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, उस प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा एफ, यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा होगा एफ, ये पानी इस पे लगा रही है। तो बताओ मैंने यहाँ पे फोर्स ही क्यों बताया, प्रेशर क्यों नहीं बताया डायरेक्शन में, प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, अब ये भी याद नहीं रहा आपको, कैसे काम चलेगा मुझे बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, पिटेंगे सबके सब। चलो ध्यान दो, मान लो इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स लगेगा तो किस एरिया पे लगेगा, अगर स्ट्रेस की बात करें तो यही तो एरिया होगा बच्चों, कौन सा एरिया होगा, देखो इधर, ये ग्रीन मार्कर से देखो, ये वाला, सही है, इस पे ये वाला, इस पे ये वाला, इस पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, समझ आया समझ आया बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से हम जब स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर, है ना। अब देखा जाए तो हर एरिया पे छोटा 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 फोर्स बना के एक पूरा फोर्स प्लस पूरा एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एफ आर अपॉन ए, यही होता है हमारा स्ट्रेस, ठीक है सर ये होता है। क्या इस केस में मैं एफ आर अपॉन ए को प्रेशर लिख सकता हूं, सोच के बताइएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एक फ्लूइड के अंदर है बच्चों, फ्लूइड के अंदर है, और फ्लूइड के अंदर जो फोर्स एक प्रेशर की वजह से ही लग रही है, जो प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको पता है क्या लिखोगे, डेल्टा पी। जिन बच्चों को समझ आ गया डेल्टा पी क्यों लिखा है, मान लीजिए उनको पूरा क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर हो गया।
इसमें कुछ बचाने लायक बचा ही नहीं। अरे ये बॉल है, इसके अंदर मैंने बोला था प्लास्टिक की बॉल है या बलून है जिसमें हवा भरी हुई है। तो मान लो इस पानी का प्रेशर P है और अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P0। अब एक बात बताओ, पानी के अंदर आप कूद जाओ तो क्या आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या? अरे ऐसे ही लगता है ना, श्रिंक हो रहे हैं। तो कभी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, श्रिंक होगा। तो इसका मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है या अंदर का? बाहर का। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? P माइनस P0। इसीलिए मैंने इसको लिखा था डेल्टा पी। क्या आप क्लियर हुआ मैंने क्यों लिखा था? अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने स्ट्रेस की बात करी, हमारा स्ट्रेस कंप्लीट हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। स्ट्रेस खत्म कर दिया सर ने, 5 मिनट लगते सर को स्ट्रेस खत्म करने में ना। पढ़ाई वाला स्ट्रेस है बच्चों, रियल लाइफ का नहीं देखा आपने अभी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। सर आप हमें बताइए स्ट्रेन क्या होता है, हमें स्ट्रेन पढ़ना है। बच्चों स्ट्रेन कुछ नहीं है, इफेक्ट है, इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो या किसी बॉडी या किसी सॉलिड का उसका शेप चेंज करने के लिए उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, है ना, या एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो उस फोर्स की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आते हैं उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब इफेक्ट में क्या आएगा भाई? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ना शेप साइज में। तो यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे स्ट्रेन को बोलेंगे, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एप्सिलॉन E इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बोलो समझ आया? ओरिजिनल डायमेंशन। बोलो क्लियर है पूरा अच्छे से? अरे सर इसमें क्या क्लियर करना है, आप इतनी बातें क्यों करते हैं? अरे बच्चों करना पड़ता है, बच्चे सुनते कहाँ हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इसकी यूनिट होगी? अरे नहीं होगी भाई। अगर लेंथ में डायमेंशन में चेंज है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, ऊपर मीटर नीचे मीटर, कोई यूनिट होगी भैया? यहाँ पे लिख दो जल्दी से, नो यूनिट। समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर। अरे ये एप्सिलॉन है, इसको कैपिटल ई मत समझना, एप्सिलॉन। आ गया? आ गया? सही है, स्ट्रेन समझ आया। इफेक्ट है एक तरीके का, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं, इफेक्ट है। और उसको कैसे करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, खत्म हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेन। अब बच्चों इसके भी 3 पार्ट आते हैं, क्योंकि हमने जो स्ट्रेस लगाया, हमें जो स्ट्रेस मिल रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी तो हम 3 टाइप से लगा रहे हैं। या तो लेंथ में चेंज करते हैं, या हम लोग कैसे टेंजेंशियल फोर्स लगा देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ जाता है। तो उस टाइप से स्ट्रेन भी डिफाइन होंगे। बिल्कुल सही, आ जाओ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। समझ में तो आ ही रहा होगा। क्या समझ आ रहा है? इधर देख लो। मान लो मैंने एक सिलेंडर ले रखा है और इसको वर्टिकली हिंज कर रखा है। ठीक है, इसकी इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल। ठीक, आया समझ? ठीक। अब मैंने इसको क्या किया, एक फोर्स लगाया, इस पे ये फोर्स लगाया यहाँ पे एफ। ठीक है, और उस एफ फोर्स की वजह से क्या हुआ, इसमें एक इलोंगेशन आ गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसमें इलोंगेशन आ गया कुछ। ठीक है, तो ये भी हिंज है। तो इनिशियल लेंथ इसकी कितनी थी? कैपिटल एल। और इसमें चेंजेस कितने आ गए? मान लो डेल्टा एल चेंज आ गया कुछ ना कुछ। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। ठीक है, और इस पर फोर्स क्या लगी थी? एफ लगी थी, वो तो अभी भी लग रही है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे, मतलब लेंथ के अलोंग चेंज आया है, तो यहां पर ई क्या आएगा? ई की बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? चेंज इन डायमेंशन। कैसे हो रहा है? लेंथ में हो रहा है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ आया पूरा? क्यों लिखा मैंने? लेंथ के अलोंग चेंजेस है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी? चेंज इन लेंथ। अरे चेंज इन लेंथ दिख रहा है, डेल्टा एल, ये रहा, अपन ओरिजिनल लेंथ एल। यही होता है स्ट्रेन, खत्म कहानी। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक, आया समझ प्रॉपर? बढ़े आगे? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन वही वाला कॉन्सेप्ट, अरे याद है सिलेंडर रखा था ऊपर, टेंजेंशियल फोर्स। अरे देख लो, आ जाओ, इतना मत सोचो, आप ज्यादा मत सोचा करो, है ना। सर ने बोल दिया सोचने के लिए, फिजिक्स फील वाली चीज है तो सोचते ही रहोगे। जहां जरूरत है वहां सोचो, हर जगह नहीं सोचना है। आओ, यहाँ पे क्या किया था हमने, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया था। कि मुझे बताओ इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट्स आएंगे, बताओ थोड़ा। ऐसा फील आ रहा है, ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा 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 हूं, कोई मेरे यहाँ पे फोर्स लगाए, ऐसा कुछ समझ आ रहा है? अरे यार, अरे जूतों का डब्बा देखो, दुकानों पे गए हो ना, क्या होता था, एक जूते का डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वो दुकान वाला क्या करता है, बार बार कस्टमर्स को दिखाने के लिए डब्बा नीचे उतारता है, फिर रख देता है, डब्बा नीचे उतार, फिर रख देता है। तो बार बार क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है जब भी वो डब्बा उतारता है या रखता है। उठाने के लिए तो ऐसे उठा लेगा, रखने के लिए वो ऊपर ऐसे दबा देता है, ऊपर रख के ऐसे। तो क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो काफी टाइम बाद क्या होता है, जब डब्बे को आप उठाओगे वापस, जिसके ऊपर रखा जा रहा था, वो डब्बा ऐसा हो जाता है टेढ़ा। आ रहा है फील, आ रहा है? अरे भाई मत लो फील, ये लो, ऐसा टेढ़ा हो जाता है ऐसा, ठीक है। मतलब परेशान हो जाते हैं बिल्कुल कि सर क्या बता रहे हो। बाकी समझ आ गया होगा मेरा कहने का मतलब, है ना। तो अब यहाँ पे मान लो इनिशियल लेंथ मेरी, इनिशियल लेंथ इसकी एल है, इस सिलेंडर की इनिशियल लेंथ एल है। अब आप एक चीज बताइए, क्या इस सिलेंडर की लेंथ में चेंज आया एल? नहीं आया। क्या एरिया में चेंज आया? नहीं आया। तो क्या चेंज आया? मुझे तो कुछ ऐसा चेंज दिख रहा है। कैसा चेंज दिख रहा है? ये कुछ चेंज दिख रहा है, डेल्टा है, इसको मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ। ये कुछ चेंज दिख रहा है सर मेरे को, पता नहीं क्या चेंज है, ठीक है। और यहाँ की लेंथ तो मुझे पता थी एल है, समझ आया? आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब एप्सिलॉन की बात करेंगे जो कि स्ट्रेन है, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ। कौन सी चेंज दिख रही है? डेल्टा एक्स। और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। आ गया समझ में? अरे आ गया, पूरा समझ आ गया होगा यार, इसमें क्या इतना दिमाग नहीं लगाते। मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, इसको नहीं मानना, ये तो है ही, इसको थीटा मान लो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां से देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस डेल्टा एक्स अपॉन कैपिटल एल। लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर सबके सब, जल्दी से मुझे एक चीज बताओ कि E इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल है, तो इसको मैं टेन थीटा के इक्वल भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब पता है रियल लाइफ में मुझे एक चीज बताओ कि कितना होता होगा डेल्टा एक्स? एमएम में चेंजेस आते हैं यार, एमएम में। मान लो ये अगर ये मीटर में है और ये एमएम है, तो कितना डिफरेंस है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 mm चेंजेस है। मतलब कितना खतरनाक वाला है, मतलब ये एक नेग्लेजिबल होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो जब हमें यहाँ पे पता है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अब एल तो हमारा फिक्स है, तो इसका मतलब टेन थीटा छोटा होगा। तो आपने ये चीज तो देख ही रखी होगी ना बच्चों, जब साइन थीटा की वैल्यू छोटी होती थी तो उसको हम थीटा के इक्वल रखते हैं, है ना। और टेन थीटा की वैल्यू जब छोटी होती है तो उसको हम थीटा के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एल को टेन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल है, और जो कि क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो यहां से एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल्स टू थीटा। बोलो यार समझ आया? इसमें कोई परेशानी? अरे नहीं होनी चाहिए इसमें परेशानी बच्चों, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारी शेयरिंग स्ट्रेन निकल के आ जाती है, ठीक। अब हम आगे वाली चलते हैं, आगे एक और चीज रह गई, वॉल्यूम स्ट्रेन। वही वॉल्यूम वाला सर आपने बताया था पानी बना देते, फिर बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये रही बॉल। अरे यार फिर पानी बनवाओगे यार तुम मुझसे, यार क्या यार, कितनी बार, अभी भी इमेजिन नहीं हो रहा? भाई बड़े खतरनाक आदमी लोग हो यार, है ना। लड़कियां भी हैं, बड़ी खतरनाक लड़कियां, यार पानी बनवाओगे सर से? हाँ, कोई तो बोल रहा होगा सर इसी पानी में कूद जाइए आप, इसी पानी में कूद जाएं। नहीं कूदेंगे, पढ़ाई करेंगे हम लोग बिल्कुल तरीके से। यार पानी बनाने में ही आप मेरा टाइम निकाल रहे हो। चलो आओ, पानी बन गया, बिल्कुल अच्छे से बन गया। अरे फील आ रहा है यार, मेरे को पानी का फील आ रहा है, देखो कितना अच्छा बना है, ठीक है। तो वही सेम कहानी आपको याद होगा, कैसा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे, है ना। हर बार नहीं बनाएंगे एफ, और इस एरिया पे लग रही होगी, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए, जब इस पे ये स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स, जो कि प्रेशर एक फोर्स लगा रही है ना, लिक्विड का जो प्रेशर है उसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा,
होगा। मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल वॉल्यूम कुछ भी होगा, तो क्या इसमें कंप्रेशन ही होगा हमेशा? सोच के बताना। बिल्कुल कंप्रेशन होगा, कभी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, है ना, पानी हमेशा इसको दबाएगा। ठीक, तो मान लीजिए इसको कंप्रेस होते होते इसका वॉल्यूम ये बचा, डॉटेड लाइन। ठीक, तो यहां पर मैं एप्सिलॉन को क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन E इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन। इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। तो क्या लिखूंगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल, अरे वॉल्यूम ही होगा ना यार, क्यों चिल्लवा रहे हो मुझसे यार। चलो ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चेंज क्या है? मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 है इसका, ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है ना, V इनिशियल बोल दो इसको, और V फाइनल क्या हो गया हमारा? V2। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? डेल्टा V, V2 माइनस V1, यही होगा। अब ये बताओ V2 बड़ा कि V1 बड़ा? सर V2 तो छोटा है, ठीक है, ये छोटा और V1 बड़ा, तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव आएगी? अरे आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे? डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? V। अरे V1 बोला है तो V बोल दो उसको, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V है, चेंज इन वॉल्यूम V2 है। लो भाई, इतना मत टेंशन लो, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। मान लो इसको लो V1 कर दो, इसको V कर दो, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V, उसके बाद वाला वॉल्यूम V2 हो गया मान लीजिए, तो यही बचेगा। आ गया समझ? चलो, तो यहां से हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आ गई। एप्सिलॉन क्या मिल गया? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्या मैं यहाँ पे एक चीज करूं? यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। क्यों आएगा? ये दिख रहा है, अरे वॉल्यूम हमेशा कम होगा तो चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा। अब हम लोग क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव? क्योंकि हम जब स्ट्रेन पढ़ते हैं ना, तो हमेशा हम स्ट्रेन को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए नहीं आएगा ये नेगेटिव कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नहीं। हम जब भी स्ट्रेन को पढ़ते हैं ना, तो हम इस क्वांटिटी को हमेशा एज अ पॉजिटिव बिहेव कराते हैं। ये हमारी एक आदत मान लो, कुछ भी मान लो, हम स्ट्रेन को एज अ पॉजिटिव वैल्यू ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता है डेल्टा V अपॉन V नेगेटिव आएगा। क्यों? हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव दिख रहा है। पहले वॉल्यूम ज्यादा, फिर हो गया कम, तो चेंज क्या हुआ? कम माइनस ज्यादा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा V नेगेटिव, मान लो ये नहीं था अभी, डेल्टा V नेगेटिव, ये नहीं है, ठीक है, डेल्टा V नेगेटिव अपॉन V, पूरी वैल्यू नेगेटिव। अगर मैं इसका नेगेटिव से इंटू कर दूं तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल आएगी। यही चीज तो बोल रहा हूं, नॉर्मल सी चीज। आ गया समझ में? आया? चलो समझ आ गया, बिल्कुल, बच्चे खुश। हमें क्या करना है? हमारी तो मेहनत कामयाब हो गई, ठीक है। आया समझ में? माइनस डेल्टा V अपॉन V। अरे डेल्टा V देखो, डेल्टा V नेगेटिव आएगा अपना, और ये V अपना पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिला के एक नेगेटिव आंसर देंगे। यहाँ मैंने एक नेगेटिव का इंटू कर दिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा, और स्ट्रेन हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने इंटू किया। अब आ गया समझ? बढ़ाएं आगे कहानी, बिल्कुल बढ़िया। तो अब ये तक हमने तीनों स्ट्रेन भी कंप्लीट कर लिए कि स्ट्रेन कैसे कैसे होते हैं, ठीक। अब हम बात क्या करेंगे? हुक्स भैया की बात करेंगे। हुक्स भैया में क्या बोलते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने बोला, लो देख लो, आप ही देखो, इन्होंने बोला कि अगर छोटा सा डिफॉर्मेशन है, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस जो होता है हमारा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनने ये इस वर्ड का यूज क्यों किया ना, ये वाला, ये फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। अरे डिफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकता था, ज्यादा हो कम हो कुछ भी हो, इन्हें ये क्यों बोला फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन? छोटा सा डिफॉर्मेशन, मतलब इतनी फोर्स लगाई कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आया। बात समझ आई? हाँ। अब ऐसा क्यों बोला वो आपको आगे स्टोरी में पता लग जाएगा, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ोगे तब आपको ये चीज का समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। फिलहाल के लिए इनकी बात को मान लेते हैं, इनने जो बोला, तो इनकी बात को मान लेंगे तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो हमने बोल दिया जो आपने बोला, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब इसकी प्रोपोर्शनली हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया, उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल ई, ठीक है। तो यहां से जो कैपिटल ई है वो क्या आएगा? स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन। हाँ बिल्कुल सही याद आ रहा है आप सर ने, सर आपने बताया था स्टार्टिंग में ये क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये लो, सब लिखना पड़ता है, बच्चे हैं हम लोग, है ना। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलो क्लियर है? बिल्कुल झकाझक मस्त क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या था, क्लियर ही है, ठीक है। अब एक बात बता, जो स्ट्रेस के 3 पार्ट हैं, स्ट्रेन के 3 पार्ट है, क्यों? लेंथ के अलॉन्ग होता है, वॉल्यूम के अलॉन्ग होता है, और स्ट्रेन मतलब शियरिंग वाला होता है, टेंजेंशियल वाला, तो इसके भी 3 पार्ट ही आएंगे। समझ तो आ ही रहा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है। तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। एक आता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको गामा से डिनोट करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? जैसे वही सेम चीज, कैसे? ये रही हमारी एक हिंज्ड रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है। इस पे मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगा दूं, मान लो ये फोर्स लगाया है एक्सटर्नल, जिसकी इनिशियल लेंथ एल है ना। ये आपने देखा था ना अभी स्ट्रेन के पार्ट में आया था, है ना। जब इस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ जाएंगे। मान लीजिए इनिशियल लेंथ इसकी क्या थी, एल। अरे ये हिंज है। आधे बच्चे कमेंट करेंगे सर हिंज ही नहीं करते, है ना। उनका ध्यान हिंज पर है, उनका ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं कि हिंज नहीं करते सर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, चेंज हुआ कुछ लेंथ में। अरे इनिशियल लेंथ, अरे ये देखो ना यार, इनिशियल लेंथ यहाँ पर था पहले, चेंज हो गया तो यहाँ आ गया, है ना। तो ये कुछ लेंथ चेंजेस हुई, कितनी हुई, मान लो डेल्टा एल चेंज हुई। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, गामा क्या होता है? गामा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेंथ के अलोंग जब चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लेंथ के अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको यंग मॉड्यूलस से हम जानते हैं, यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पे गामा क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ई होगा वही गामा की इक्वल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऐसे ही याद रखना आप भी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा, इसको डिनोट करते हैं, तो गामा इक्वल्स टू ई, ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से देखना सीधा आएगा। स्ट्रेस क्या होता है, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके सर। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कब? जब लेंथ में चेंजेस है। तो चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। तो यहां से हमारी गामा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बताइए जल्दी से बताइए। एफ आर एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्या आप लोगों को ये बात बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से समझ आई? यहां से निकल आया आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर है। इसको मैंने इलोंगेट किया, आप इसको दबा भी सकते हो, तो चेंज इन लेंथ तो वही आएगा। मान लो एल है, कुछ चेंज हो गई, कम हो गई, कितनी हुई चेंज, डेल्टा एल। समझ आया? चलो अब दूसरा वाला आ जाओ, शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम बच्चों जी से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक्स में इसको ईटा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस केस में, अरे वो केस भूल गए, ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे, वही वाला है। देखो इसको नीचे से हिंज कर रखा है, आपको दिखता नहीं है, देखो मैंने हिंज कर रखा है, पहले से ही हिंज था, देखो, है ना। तो इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये माइकल जैक्सन बन जाएगा। माइकल जैक्सन आओ, तो ये बन गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। अरे बॉक्स से याद रख लो, माइकल जैक्सन से याद रख लो, कि टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज जो बताई थी, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ तो अपनी एल ही है ना, और ये क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से जी की वैल्यू क्या आएगी, तुरंत बताओ आंसर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे समझ आया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जी क्या हो जाएगा हमारा यहां से, एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। समझ आया? और आपको याद हो तो डेल्टा एक्स अपॉन एल हमारा टेन थीटा, यहाँ पे थीटा अगर बोलते हैं हम इसको, एंगल को, जो हमने पहले भी अभी कर रखा है यहाँ पे थीटा, तो टेन थीटा आ जाता था, ये रहा टेन थीटा, और जो कि अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता था। आया समझ? आया? तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा जल्दी से, जी इक्वल्स टू, या तो मैं इसको डायरेक्टली रख सकता हूं, क्या, एफ आर एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, ये भी ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स अपन एल को मैं थीटा रख सकता हूं, तो मेरा क्या आएगा, जी इक्वल्स टू एफ आर अपॉन ए थीटा। क्या ये बात क्लियर हुई?
मैं यहाँ पे बार बार एफ आर लिख रहा हूँ, रीस्टोरिंग रीस्टोरिंग रीस्टोरिंग, आपको भी रीस्टोरिंग रखना है, याद रखना क्वेश्चन गलत कर दोगे, बिल्कुल तरीके से एफ आर रखना है। अरे इतना फील करने में क्या जा रहा है, तू बाहर मेरे को 10 से खींच रहा है, मैं 10 से अंदर खींचूंगा ना यार, तो ये वाली फोर्स का याद रखो ना यार, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कंप्लीट हो जाता है अभी के लिए, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। भैया बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको किससे डिनोट कर दो आप, बी से डिनोट करेंगे। कौन सा बचा था पार्ट, वॉल्यूम वाला, वही आ गए देखो भैया। अरे फिर पानी बनवाओगे यार, तुम लोग रहम नहीं करोगे टीचर पे, पानी बनवाओगे यार, मैं भी पानी बनाऊंगा। पानी में डूबेंगे नहीं, मछलियां तैरेंगी नहीं, ये मेरा पानी है, मैं जो चाहूंगा वो होगा, इसके अंदर मैं बॉल डाल दूंगा, बलून डाल दूंगा, सब डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा पानी है। अरे मेरा बोर्ड, मैंने बनाया, मेरा पानी, अरे मैं पानी कितना अच्छा बनाता हूँ। चलो 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 बकवास बंद करते हैं अपन, है ना। अरे मैं नहीं, आप लोग हंसिए मत, आइए चालू करते हैं। तो क्या होता था, अरे वॉल्यूम में, अरे फिर से स्टोरी बताऊं क्या, अभी तो आपने देखा था, कैसे एक बार बता देता हूँ। जैसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा इस लिक्विड की वजह से इस एरिया पे, है ना, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, ऐसा कुछ चेंजेस आ गया, इनिशियल वॉल्यूम कुछ होगा, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बी की बात करेंगे तो बी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, वही सेम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से आप बी को क्या लिख सकते हो, एफ आर अपॉन ए, और स्ट्रेन की जगह क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। अब एक चीज बताओ, डेल्टा वी अपॉन वी अभी अपन ने पढ़ा था स्ट्रेन के केस में नेगेटिव आता है, क्यों, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो चेंज की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू देखा। और हमने पढ़ रखा था कि स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हम यहाँ क्या करते थे, भूलना मत, नेगेटिव का इनटू, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या लिखेंगे। अब एक चीज बताओ, ये पानी के अंदर है और फोर्स पानी के वजह से लग रहा है, तो एफ आर अपॉन ए को मैं प्रेशर लिख दूं, बिल्कुल सही लिख सकते हो आप, अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ से मेरी v क्या निकल के आ रही है, पी वी माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। क्या आपको कुछ क्लियर हुआ अच्छे से, मैंने क्या बताया, अरे आया, बिल्कुल समझ आ रहा है, हाँ सर पूरा आ रहा है ना, लेकिन हम आप बताएंगे नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तो अब हमारा कितना पार्ट कंप्लीट हो गया, आप खुद से सोचिए। इलास्टिसिटी कंप्लीट है, इलास्टिसिटी को टाइम दिया तो स्ट्रेस समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी, रीस्टोरिंग तुरंत समझ आया, रीस्टोरिंग क्यों रखना है वो मैं बताऊंगा। स्ट्रेस जानने के बाद हमने उसके 3 पार्ट पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस जिसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं, और एक वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमने स्ट्रेस के स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन में भी क्या देखा, वो एक तरीके का इफेक्ट है, ठीक है सर, उसको भी हमने 3 पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमारे हुक्स भैया आ गए, उनने भी हमें बोल दिया स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन का बोला उनने, स्मॉल डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, भैया उनने भी इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बना दिया, तो भाई हमने उसको ही पढ़ लिया। अब लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है तो हमने यंग मॉड्यूलस बोल दिया, टेंजेंशियल के अगर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो उसको क्या बोल दिया हमने, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और अगर वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है पूरा। चलो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अभी तक हमने जितना पढ़ा, हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, पता है कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे एक तो बेसिक, ये मान लो कि जो आपने पढ़ा उससे आप इजीली कर लोगे। देन एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल है कि आपको जैसे एफआर की बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं एफआर क्यों ले रहा हूँ, पूरा प्रॉपर समझ आएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है और आज हमने कुछ सीखा है, वो कुछ सीखा है और उस सीखने की वजह से हम इतना अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन इतनी इजी वे में हमने कर दिया। समझ आया। तो अब आपको क्वेश्चन की बारी आती है। अब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और फिजिक्स में क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, जब भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन की फील लो, फील। कभी कभी तो आप बच्चे क्या करते हैं ये बताओ, वैल्यूज देखते हैं पहले, अरे ये दिया ये दिया ये दिया, अरे पहले पढ़ लो उसको, वो बोल क्या रहा है, आपको समझ क्या आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के दिख जाता है, अच्छा वही पार्टिकल गिवन अ वेलोसिटी वी, उड़ रहा है पूरा पार्टिकल,
अरे कभी कभी दिख जाता है वो पार्टिकल जाएगा ही नहीं वहां तक, किसी किसी कॉन्सेप्ट में। ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिख जाता है आंसर कभी कभी, तो पेन भी नहीं चलाना पड़ता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आया है, उसके 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है, और 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन में पता है, मान लो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना, पहला मतलब कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं आपको ए बी सी डी। पहला कोऑर्डिनेट आपको ऐसा कुछ दिया हो, मान लो ए बी सी और डी। पहला कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव में दिया हो दोनों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में दिया हो, एक नेगेटिव पॉजिटिव में दिया हो, और ये दोनों नेगेटिव दिए हो, ठीक है, ये 4 कंडीशन दी हो, समझ गए। अब मानो आप करने बैठ गए, क्या होगा, अरे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाता है। आप क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा तो आपको एक फील पता लगा, ऐसा लग गया कि उसका जो आंसर आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, कोई भी क्वेश्चन था मुझे नहीं पता, तो वो नेगेटिव आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आएंगे। तो इस ऑप्शन में आपको दोनों नेगेटिव कौन सा दिख रहा है, क्या इसमें पेन चलाओगे, नहीं चलाओगे भाई, इसमें दिमाग चलाओगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चंस की बारी आ गई। सर आपने क्या पढ़ाया, हमें क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, हम देख लेते हैं। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ अ स्टील बार, ठीक है, तो मान लो एक स्टील बार है, ऐसे मान लो, ऐसी मान लो, एक रॉड मान लो, ठीक है, ये रही, ठीक, और यहां से इसको हिंज कर दो, नॉर्मली कर दो, ठीक है। तो इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है, दी है, ठीक है सर, मान लो इसका 1 मीटर है, ठीक, और एरिया भी दिया है। When subjected to a pull of 1.5 into 10 to power 4 न्यूटन, इस पे एक फोर्स लगाया, ये रहा, कितना, 1.5 into 10 to power 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इलोंगेशन कितना हुआ वायर में, अब समझ आया। डेल्टा एल पूछ रहा है वो, फोर्स दे रखा है, इनिशियल लेंथ, एरिया दे रखा है, वो क्या बोल रहा है कि इतना, इतने सब्जेक्टेड से हमने फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, तो इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, फील आ गया। डेल्टा एल निकालना है, फोर्स लगेगा तो कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, तो डेल्टा एल की बात कर रहा है। अब आप लिख सकते हैं प्रॉपर वे में। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे यूनिट्स का गेम बहुत गड़बड़ाता है, बच्चे यूनिट की वजह से आंसर गलत करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारे सर तो खड़ूस थे, हमारे नंबर काट लिए। अरे खड़ूस नहीं होते, आप ही गलती करके आते हो, आप ध्यान ही नहीं देते, ठीक। तो इनिशियल लेंथ कैपिटल एल 1 मीटर, ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूं। एरिया कितना दिया है, कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर दो इसको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको लिख दो 1.5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। देर लगी, नहीं लगी, ठीक है। फोर्स कितना दिया हुआ है सर, बताइए जल्दी। फोर्स एफ दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, ठीक है। वाई कितना दिया हुआ है, वाई भी हमें दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा क्या है, डेल्टा एल पूछा है, ये रहा डेल्टा एल पूछा है। अब बताइए गामा क्या होता था, जल्दी बताओ, देर नहीं लगनी चाहिए। जैसे मैंने याद किया था वैसे ही आप याद कीजिए। गामा इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लिखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल आपके लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम्स में ऐसे लिखना नहीं है, तुरंत आ जाना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, गामा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। अरे इस केस में तो रीस्टोरिंग फोर्स यही होगा ना, ये लो एफ आर, क्योंकि ये हिंज मान लो है ना, और एक ही फोर्स दिखा रहा है, ठीक है, तो वही होगा, वही सेम मतलब रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ आर, ये देखो एफ आर लिखा मैंने, एफ आर अपॉन एरिया ए अपॉन चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ कैपिटल एल। बोलो समझ आया, आया, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दो, एफ आर एल होल अपॉन ए डेल्टा एल, आया, आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, गामा, गामा नहीं, हमें क्या चाहिए, डेल्टा एल चाहिए ना, तो यहाँ पे डेल्टा एल निकाल दो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ आर एल अपॉन ए गामा। बोलो यहाँ से आपका आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखो अब यहाँ से मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एल। अब एफ की वैल्यू दी है आपको, बिल्कुल दी है, ये देखो एफ की वैल्यू यहाँ दी है, एल की वैल्यू दी है, ए की दी है, वाई की दी है, पटक दो। तो एफ के लिए क्या लिखोगे, 1.5 इंटू 10⁴, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 होल अपॉन, ए की वैल्यू क्या लिखोगे, 1.5 इंटू 10⁻⁻4, और गामा की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 इंटू 10⁻11। काटा पीटी देखो, जल्दी काटा पीटी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, काटा पीटी में देर नहीं कर, देखो 10 की पावर -4 और 4 दोनों 8 हो जाएंगी, ऊपर जाएंगे, और 11 ये 8 ये 3 टाइम्स बचेगा, और ये पूरा कट जाएगा। ये 1.5 को मैं यहीं उड़ा दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ से डेल्टा एल क्या निकल के आया मेरा, 1/2.5, और 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 10 की पावर -3। डेल्टा एल मीटर में आंसर आ रहा है, हमेशा यूनिट का याद रखना। देखो सेंटीमीटर में था, अगर यही पटक देते आंसर गलत हो जाता। आया? तो यहां से डेल्टा एल कितना आ जाएगा, 0.5 mm। समझ आया? देख रहे हो चेंज, देखो आपके सामने, देखो चेंज कितना छोटा आया है, चेंज कितना छोटा आया है, mm में चेंज आ रहा है, और लेंथ मीटर में दे रखी है। दिख रहा है, बिल दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है आंसर। चलो कितनी प्यारी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन था सर, कितने अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हम तो कर लेंगे। अरे ऐसे नहीं आते यार, इधर इतने इजीली अगर आंसर आने लगते तो सीबीएसई नंबर बांट रहा होता है ना। चलो आओ, अभी तो बांट ही रहा है, कोरोना टाइम में तो बांट ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। हाँ भैया, ये लो पुली का क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बोला था, सारी चीजें रिलेट करती हैं, लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गया हमारा। ये लो, एक पुली दी हुई है जिसपे 2 किलो का और 4 किलो का मास लटका हुआ है, और ये पुली हिंज्ड है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखते हैं। हमसे बोला गया है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर इज 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ो इस लाइन को ध्यान से, पढ़ो इस लाइन को ध्यान से। ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसका मीनिंग समझ आ रहा है? इतना स्ट्रेस इस वायर पे लग सकता है, अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगा तो वायर टूट जाएगा, खत्म। तो इस वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना, मतलब अगर इतना स्ट्रेस लगा तो वायर झेल लेगा, और इससे अगर आपने चुटकी भर भी ज्यादा लगा दी टूट जाएगा वायर, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का। वायर नहीं फील हो रहा होगा आपको, लो मैं आपको वायर फील कराता हूं। अरे ऐसे मान लो यार, लो परेशान मत हुआ करो यार आप फील आ रहा है वायर, ये इसका एरिया है, ठीक है, दिख रहा है ये एरिया। चलो तो ये हमारा वायर है, तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ रहा है वायर का, जिससे जिससे ये रस्सी टूटे ना। अब आ रहा है, फील आ रहा है, वायर का इतना कितना एरिया हो जिससे ये रस्सी टूटे ना। तो भाई आप यहाँ क्या कहोगे, अभी तक आपने क्या पढ़ रखा है, स्ट्रेस की बात कर रखी है, एरिया की बात पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलो भाई हमने स्ट्रेस देखा। स्ट्रेस क्या होता है, Fr अपॉन ए, ठीक है। हमसे पूछा क्या, एरिया, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, Fr अपॉन स्ट्रेस। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। मिनिमम वैल्यू ए की पूछी, ए की मिनिमम वैल्यू, जिससे जिससे ये टूटे ना। ए की मिनिमम वैल्यू, ए की मिनिमम वैल्यू, कम से कम ए की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोच के बताइए। अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू, अगर ये डिनोमिनेटर में जो चीज है जितनी ज्यादा होगी उतनी इसकी वैल्यू कम आएगी। अरे 1/2 1/3 में कौन बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है ना, 1/3 छोटा होता है कि नहीं होता। तो 3 बड़ा, और डिनोमिनेटर में 3 है तो वैल्यू छोटी और छोटी। तो स्ट्रेस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, तब एरिया मिनिमम होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ठीक है, ए मिनिमम तो आ जाएगा कैसे, Fr अपॉन स्ट्रेस, जो कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है, 2 इंटू 10⁵ रख दूंगा सर मैं, ठीक है, आपकी बात मान ली। अब Fr निकालो, निकालो Fr इस चीज का निकालो। अरे इसका Fr 4 kg नहीं होगा, मतलब 4 किलो है
तो 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा जो कि ग्रेविटी लगाएगी। और ये क्या है, तो 40 नहीं होगा, ना ही 20 होगा, क्या होगा, टेंशन होगा, टेंशन 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 टेंशन। इतनी टेंशन दे दी सर आपने पढ़ा पढ़ा के कि टेंशन वर्ड का ही यूज नहीं करो। अरे क्यों नहीं करो, ये वायर है, आ जाओ अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। क्या इसमें वायर में वजन है? नहीं है। मैंने कब बोला, मासलेस है भाई, आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये टी है, तो यहां पर भी टेंशन टी लगेगा। समझ आया? अरे यार ये कॉन्सेप्ट हिला हुआ है क्या, इतना भी हिला हुआ, चलो इसको भी समझ लो, देर नहीं लगाएंगे, 2 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये 4 किलो का, ये 2 किलो का, कौन सा भारी, 4 किलो का भारी, 2 किलो का छोटा, ये नीचे आएगा, आ गया नीचे, ये नीचे आएगा तो 2 किलो का ऊपर जाएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि रस्सी सेम है, और सेम रस्सी सेम टेंशन। आया? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो जल्दी से, आपके लिए करा रहा हूं 4 kg। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो क्या है, 40 न्यूटन। एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जो कि टेंशन है, क्या है, टी। और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन। तो इसकी इक्वेशन बना दो जल्दी, क्या बोलोगे, नेट फोर्स 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास 4 और एक्सेलरेशन ए। ये बन गई सर पहली इक्वेशन। अच्छी बात है बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन बना दो तुरंत। दूसरे के लिए क्या बोलोगे, सर 2 kg के मार्क्स के लिए बना देंगे, ये लो सर 2 kg। ये क्या बोलोगे, 20 नीचे नीचे लगेगा, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है 20 न्यूटन, टी बड़ा होगा। इसकी इक्वेशन देखो नीचे, टी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ से तो वैल्यू निकाल ही दोगे, कितनी देर लगी, मानो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक ही वैल्यू 20/6 10/3, ये एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस एक ही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, मैं सेकंड में रख देता हूं, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, 20 प्लस 20/3, 20 कॉमन लो, 1 प्लस 1/3, 20 इंटू 4/3, 80/3। भाई मैं इसको फिर से रिवाइज नहीं करूंगा, आप अपने आप देखो मेरा आंसर सही है, आप ही का गलत आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो ये टेंशन आ गई, क्या यही टेंशन इस वायर में रिस्टोरिंग फोर्स होगी, सेम वायर सेम टेंशन, यही रिस्टोरिंग फोर्स होगी। आ गया कॉन्सेप्ट, आ गया रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलता हूं, क्या यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स 40 या 20 न्यूटन में से एक है, बिल्कुल नहीं है सर, 80/3 आ रही है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है हमारा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान रखना, इसलिए बोलता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स लगाओ। यही क्वेश्चन आ जाता तो गलत हो जाता। समझ आया? आया समझ में? अब क्या है, अब तो सर आ गया आंसर, अब तो हम कर लेंगे सर, आप बहुत अच्छी बात है आपने कर दिया हमारे लिए, तो हम तो कर ही लेते। ठीक है, तो ए मिनिमम कितना आएगा, एफ आर रख दो 80/3, 80/3 अपॉन 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या था, स्ट्रेस था जो दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया नया, इतना मत घबराओ। और इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, एरिया है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 40/3 इंटू 10⁵। एक जीरो से ये काट दो, ये कितना हो जाएगा, 1.33 सही है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोलो सही है, मीटर ही आएगा ना, कुछ गलत तो नहीं किया, अरे नहीं किया, सब सही है, मीटर स्क्वायर आएगा, यही हमारा आंसर होगा, ए मिनिमम। ठीक है, क्या आपको समझ आया रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लगाते हैं? हर जगह रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होती। यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही थी वो कौन सी थी, ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 40 का यहाँ लगा रही थी और 20 का यहाँ लगा रही थी। ना ही ये टी इसके 20 की इक्वल है या 40 की इक्वल है, उसकी वैल्यू निकल के आई अलग से, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स का बोला गया। क्या आपको चीजें समझ आई मेरे प्यारे बच्चों? शकुनी बोलता ना मेरे बच्चे, समझ आया? आया अच्छे से समझ? बिल्कुल बढ़िया, कितना प्यारा तरीके से करा दिया यार, और क्या चाहिए तुम लोगों को? जान खाओगे क्या, मेरी जान खाओगे? चलो 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 चलो, बढ़िया, क्लियर हुआ रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लगाते हैं, बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यार ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पुली हटा दी उसने ऊपर से। अरे तुमको हिंज नहीं दिख रहा क्या, देखो यार पहले से ही बना हुआ था, दिखता ही नहीं है, तुम लोग क्या बात करते हो, मैंने अभी नहीं बनाया, पहले का बना हुआ था। ठीक है,
तो ये हिंज किया हुआ है, इस पे 6 kg का और 2 kg का 2 मासेस रखे हुए हैं। अरे एक वायर है, कौन सा, स्टील का वायर है, जिसका हमें गामा दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस, ठीक है। और ये कॉपर का वायर है, इसकी हाइट 1 मीटर, इसकी 2 मीटर, ये 6 किलो का, ये 2 किलो का मास लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम। नेट एलोंगेशन पूछा है, नेट एलोंगेशन। चलो इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क ले लो, और इसमें एक हिंट ले लो जल्दी से, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, बस इतनी हिंट दूंगा, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे। जैसे ही ये वीडियो एंड होता है उसके बाद तुरंत कॉपी पेन लेके इसको पहले करें, सबके सब इसको करें क्वेश्चन को। अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया, ये मान लीजिए आपका यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस है ना, मेन बात क्या है, आपका बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, इनके क्वेश्चंस आपके ज्यादातर आते नहीं है। हमारा जो लेंथ के लॉन्ग एलोगेशन होता है जो कि यंग मॉड्यूलस है, इसके 90 to 95% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यंग मॉड्यूलस का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो आप इस जब क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा, ये मान लीजिए आपने अभी तक जितना पढ़ा सब क्लियर है, आ गई ध्यान बात में। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से करके इस वीडियो के एंड में बिल्कुल करके तुरंत सटासेटे एकदम से बैठ जाना, पेन कॉपी लेकर, और इसको करके और तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसकी हिंट है लाइक द लास्ट और प्रीवियस क्वेश्चन, whatever we had done in the previous question, that is your hint for this question, ठीक है। वो आपकी इस क्वेश्चन के लिए हिंट है। अब ऐसा नहीं है पूरा उसी की तरह पुली बना दी, इसमें पुली नहीं है फ्री, अरे भाई पुली मत बनाना, उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना, इतना ही हिंट काफी है, लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, देन मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या है। चलिए अपन आगे बढ़ते, अपन नहीं रुकेंगे। लो भाई, अरे कितना प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखिए ये क्वेश्चन करेंगे अपन आज। इफ अरेंजमेंट इज स्ट्रेस्ड, अरे अरेंजमेंट क्या है पहले ये तो देखो, मैं तो क्वेश्चन, अच्छा मेरे को थोड़ी पता है यार, मैं तो क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, अब वो अरेंजमेंट ही बोल रहा है तो अरेंजमेंट देख लो, अरेंजमेंट, अच्छा ठीक है रुको, ये यार रुको, ये 2L का है, इसकी लेंथ 2L है और इसकी लेंथ L है, ठीक है। इसका एरिया या इसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ये है 2R, ठीक, बिल्कुल सही। और इसकी रेडियस क्या है, यहां तक R, समझ आया, इसकी रेडियस यहां तक का डिस्टेंस R, ठीक है। और इसकी रेडियस 2R, ठीक है, हमें ये दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक, ओके। अब आप क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। इफ अरेंजमेंट इज स्ट्रेस्ड, इफ अरेंजमेंट इज स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एट टू एंड्स, हमें कुछ नहीं बोला है, फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, बस उसने ये बोला है कि हमारा जो अरेंजमेंट है कैसा, ये है हमारा कॉपर का, ठीक है, कॉपर का है मान, हाँ ठीक है, कॉपर का, कॉपर वायर है, ये थिक कॉपर वायर, ये थिन कॉपर वायर, ये थिक है और ये थिन है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ जाओ। अरे वो थिक और थिन मैंने इसलिए बोल दिया, ये मोटा है ये पतला है तो बोल दिया मैंने थिक और थिन। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आओ, इफ अरेंजमेंट इज स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एट टू एंड्स, एक अरेंजमेंट है हमारे पास, इस पे हमने फोर्स लगाई इसकी दोनों एंड पे, मतलब इस एंड पे भी एक फोर्स लगाई है, ऐसे इधर लगाई होगी ऐसे, और एक इस एंड पे भी लगा दी। लो भाई लगाई, जितनी जल्दी बोला लगा दी, खत्म, फोर्स वैसे बोला हमने लगा दी, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन थिन वायर टू दैट ऑफ, अरे भाई थिन और थिक ही बोल दिया। अब वो पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसमें, थिन और थिक वायर, ये रहा थिन वायर और ये थिक, इस वायर में इलोंगेशन जो होगा अपॉन इस वायर में इलोंगेशन, वो हमसे पूछ रहा है। थिन वायर की इलोंगेशन को हम इसकी डेल्टा एल मान लेते हैं, कैपिटल डेल्टा L1, और इसको अपन कैपिटल डेल्टा L2 मांग लेते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछो, बात क्लियर हुई, अच्छे से क्लियर हुई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई सर। चलो आ जाओ, अब हम बोर्ड पे देखते हैं। तो सर इसमें क्या करें, हमें फोर्स के बारे में तो दिया ही नहीं है, हमें तो बस ये बोला है दो फोर्स लगानी है। बच्चों ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, आप देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट से आपने ये क्वेश्चन ला देंगे आप लोग, जेईई एडवांस का है। और ये शायद 2000
2012 2014 12 नहीं 2013 का है, शायद 12 का है, 13 का भी हो सकता है। ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, छोड़ो, जे एडवांस 2013 का मान लेते हैं, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा, बस एक छोटी सी लगेगी, एक छोटी सी थिंकिंग लगेगी, वो अगर आपने पकड़ ली तो ये मान लीजिए आप इतना सिंपल सा क्वेश्चन कर देंगे। चलो आप देखें, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल घबराने, आप बच्चा तो जे एडवांस पढ़ते ही पागल हो जाता है, भाई एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ तो होगा, मेरे से नहीं। अरे भाई कुछ नहीं, आओ अपन करते हैं। देखो, इफ अरेंजमेंट इज स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स एट टू एंड्स, दो एंड पे फोर्स लगाया और उसको स्ट्रेच किया है, तो हमें इसका और इसका रेशियो पूछा है हमें, लेकिन फोर्स की नॉलेज नहीं दी उसने, फोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कैसी फोर्स है, यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, या दोनों बराबर है या दोनों तरफ कम है, कैसी है, क्या कुछ नहीं बताया, बस हमें फोर्स लगा दी। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 सेकंड के लिए जल्दी से एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास एक अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको छोड़ दो, एक छोटा सा सिलेंडर मान लो, ये रहा मेरा सिलेंडर, देखो आओ इधर आओ, ये रहा मेरा सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड मान लो, इस पे मैं एक फोर्स यहाँ लगाऊं, मान लो मैंने यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, और इधर लगाऊं मैं 4 न्यूटन की मान लो, तो एक तरफ मैंने ज्यादा लगाई, एक तरफ कम लगाई, क्या इसमें स्ट्रेचिंग होगी? सोच के बताना, क्या इसमें स्ट्रेचिंग होगी? अरे नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हो बच्चों, यहां 10 न्यूटन है या 4 न्यूटन है, इसका जो 4 न्यूटन फोर्स है, क्या ये 10 न्यूटन का क्या ये 10 न्यूटन का ये 4 न्यूटन इसको कैंसिल करेगा? इसका जो 4 न्यूटन फोर्स है, ये लो बना देता हूं, ये 4 न्यूटन फोर्स, इसका 4 न्यूटन फोर्स इसके 4 न्यूटन फोर्स को कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 6 न्यूटन बचेगा इसके ऊपर अभी भी। अरे बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। इसके 10 लगा, इस पे 4 लगा, इसके 4 ने इसके 4 को कैंसिल किया, बचा कितना? 6, जो कि इस डायरेक्शन में, क्या स्ट्रेच होगा? बिल्कुल नहीं होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, है ना? अब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर दोनों पे सेम फोर्सेस लगा दूं बच्चों, मान लो यहां पे एफ फोर्स लगा दिया और यहां पर भी एफ फोर्स लगा दिया, अब क्या होगा मुझे बताओ? अगर मुझे कोई बराबर फोर्स से खींच रहा है, यहां से भी और यहां से भी, तो क्या मेरे को फील होगा कि कोई मुझे खींच रहा है? अरे बिल्कुल होगा, दोनों बराबर खींच रहे हैं यार, दोनों ही नहीं छोड़ रहा, खींचे जा रहे हैं, है ना? और मान लो एक है बड़ा आदमी हट्टा कट्टा, मेरा हाथ पकड़ा है, और एक छोटा सा बच्चा है, ये खींच रहा है, इसने भी दम लगाई, इसने 25-30 न्यूटन लगा दिया, इसने 5 न्यूटन लगाया बच्चे ने, क्या होगा? बच्चा मेरे साथ उड़ के उसके साथ चला ही जाएगा, स्ट्रेच नहीं होगा, मैं भी उड़ जाऊंगा, वो बच्चा भी उड़ जाएगा साथ में। आया समझ? इसीलिए इस कंडीशन में दोनों साइड जो फोर्स लगेंगी वो इक्वल लगेंगी, बस इतना सा लॉजिक था बच्चों। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या आपको ये प्रोसेस क्लियर हुई? ये प्रोसेस क्लियर हुई कि इक्वल फोर्स क्यों लिया? क्या ये प्रोसेस क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो जानी चाहिए बच्चों, इसमें क्या दिक्कत है, पूरी प्रोसेस क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कुछ अलग नहीं किया, ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इक्वल फोर्स इसीलिए लिया तभी स्ट्रेचिंग होगी, अगर दोनों एंड पे फोर्सेस में डिफरेंसेस हैं तो कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, वो मूव करने लगेगा, सिंपल एज क्लियर। ठीक है, तो दोनों साइड फोर्सेस सेम हो गई, तो इसका मतलब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी वो भी एफ आर आएगी, इसमें भी एफ आर आएगी, समझ आ गया? रिस्टोरिंग फोर्स तो दोनों में सेम आएगी, ठीक है, और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वल होगी, होगी। अब एक चीज बताओ, आपने गामा पढ़ा था, गामा क्या होता है? यहां से देखो जल्दी, गामा क्या होता है? ये रहा गामा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है सर, आपने हमें पढ़ाया था। यहां से एफ क्या आ रहा है? एफ आर, एफ आर आएगा हमारा, एफ आर क्या निकल के आएगा? चलो अपन पहले गामा लिख लेते हैं, मैं भी थोड़ी रट के बैठा हूँ बच्चों, मैं भी आपकी तरह ही करता हूँ, देखो आपके सामने ही करता जा रहा हूँ, मैं थोड़ी रट के आ रहा हूँ इसको। तो गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ आर एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू क्या आई? अब मैं एफ आर क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि दोनों का एफ आर सेम होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ भी एफ फोर्स है तो यहाँ भी रिस्टोरिंग सेम, यहाँ भी रिस्टोरिंग सेम, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू क्या आएगी? गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल।
क्या ये आएगी एफ आर की वैल्यू गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अब दोनों के रिस्टोरिंग फोर्स सेम होंगे, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, गामा। लिखते चलो गामा। एरिया, इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया फोर्स लग रहा है ना, पाई आर स्क्वायर है, लिखूं इंटू पाई 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, एरिया हो गया। डेल्टा एल, इसका डेल्टा एल क्या माना था थिक वायर का, ये रहा डेल्टा एल टू होल अपॉन इनिशियल लेंथ 2l इज इक्वल्स टू इसके एफ आर के इक्वल लिख दो। क्या कॉपर का वायर है, वाई अलग होगा क्या, सेम होगा ना, सेम मटेरियल है। वाई, इसका एरिया लिखो, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर है ना, और डेल्टा एल 1 होल अपॉन इसकी लेंथ कितनी इनिशियल एल। भाई इसको भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे अब बताओ मुझे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा जल्दी बताओ, 4r स्क्वायर अपॉन 2 है ना, यही है बिल्कुल सही है, अपॉन आर स्क्वायर और डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, सही है। इसको काट दो और इसको भी इससे काट दो, 2 मीटर में है, L दिया हुआ है 2 आएगा, रेशो पूछा 2 आएगा, क्या मीटर कर रहा हूं, इसकी यूनिट होगी क्या रेशो की, नहीं होगी। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू 2। क्या क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, समझ आया पूरा प्रॉपर। कितना सिंपल था एडवांस का क्वेश्चन, देखा आपने, मैंने इसीलिए कराया, कुछ हुआ नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट से आंसर आ गया, बस ये मांग लेता है एडवांस ये चीज, क्या फोर्स बराबर रखोगे या ज्यादा कम करोगे, बराबर रखनी पड़ेगी तभी स्ट्रेचिंग होगी, है ना, और बराबर नहीं रखोगे तो स्ट्रेचिंग कभी होगी ही नहीं। आ गया समझ, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने, बस सॉल्व तो बड़ा इजीली हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों, जब आपका प्रोमो वीडियो निकला था तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था प्लीज मोटिवेशन वीडियोस बनाइए। बच्चों मोटिवेशनल वीडियोस बनाने से और उनको देखने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। कैसा मोटिवेशन, अगर आपने मान लिया है ना, अगर आपने मान लिया है ना कि मेरे को ये पेपर में 95% चाहिए, ठीक है, या मेरे को 100% चाहिए, या आप कुछ भी एक एम करते हो लाइफ में कि मेरे को ये अचीव करना है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉपी पेन लीजिए, इनको फिर से रिवाइज कीजिए, जो मैंने पढ़ाया उसको फिर से देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये भी नहीं बोलना पड़ेगा कि सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, है ना, मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, आप अपने आप करेंगे। अगर आपका लाइफ में एक एम फिक्स है, अगर एक एम फिक्स है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं है, आपको खुद एक अंदर से एक फील आता है, अंदर से एक आवाज बोलती है आज मुझे ये करना ही है, मेरे को यार ये अचीव करना है। अगर मेरे सुबह 4 बजे उठने से वो काम हो रहा होगा और मैं सच में चाहता हूं वो काम करना, तो कोई उठे या मुझे कोई उठाए, कुछ भी करे, मैं अपने आप उठ जाऊंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सिंपल सी बात है। आपको मोटिवेशन की जरूरत, मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको सच में वो काम करना है तो, ठीक। एंड फिलहाल के लिए जैसा कि कोरोना चल रहा है, आपका इतना प्यारा मौका है कि आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना, स्कूल्स भी आपके ऑनलाइन हो गए, आपके पास टाइम की कमी है क्या, अभी नहीं है ना, सब कुछ चल रहा है, आप चाहें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या कर सकते हो यार, क्या क्या कर सकते हो। बच्चे भी कमेंट्स करते टाइम मैनेजमेंट बता दो, पूरे दिन तो घर में हो यार, आप क्या टाइम मैनेजमेंट चाहिए आपको, है ना, तो अपना एक एम बनाओ। अगर आपने ये एम बनाया है कि आज जो क्लास है मैंने पढ़ा है और इस क्लास को मैं अभी 1 घंटा वापस देखूंगा, वापस देखना मतलब एज अ रिवीजन करूंगा जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, अभी नहीं, रात को सुबह जब भी करूंगा, जो क्वेश्चंस कराए मैं फिर से करूंगा। आप ये मान लो अगर आपसे इसमें से एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट अगर फिसल जाए तब आप मुझे बताना, लेकिन इससे पहले ये करना पड़ेगा, और वही बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में मत सोचिए, अपना एक एम बनाइए और उस एम पे चलिए, ठीक है।
तो अभी तक हमारे जितने भी अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं, अपने जितने भी अभी तक टॉपिक्स हो गए हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बचा है आपका, प्लस पॉइजन रेशियो बचा है। एंड इसके और आगे जाके आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन का आंसर सही आता है। बिल्कुल चीटिंग मत कीजिएगा, ऑनलाइन आंसर्स मिल जाते हैं, आई नो दैट टू, बट स्टिल आई एम हैविंग अ होप कि यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप करो, इसी को तो एम बोलते हैं बच्चों। अगर आपको सच में कुछ करना है, अपने आप करोगे। और जिन जिन ने चीटिंग करी, जिन जिन ने जाके यूट्यूब वगैरह पे देखा, ये मान लो कुछ नहीं आएगा उन्हें। ठीक है, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसी वजह से 100 में से 2 बच्चों का होता है और बाकियों का नहीं होता है, क्योंकि उन 2 बच्चों ने अपने आप सॉल्व किया होता है रेदर देन 98 बच्चे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं हमारी, कब? 2 दिन के बाद, थर्सडे को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए इस चैप्टर का रिवीजन करके रखें एंड आगे की अपनी और चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की क्लास लेते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।